हेलो स्टूडेंट, मेरे दोस्तों कैसे हैं? सब बढ़िया है? अच्छा चल रहा है? चलो, सभी अच्छा होना भी जरूरी है। देखो, आज हम अपने लेक्चर की बातें करेंगे आगे। अपना जो लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उन पे है। और लास्ट वाले लेक्चर तक बेटा हमने डिस्कस कर लिया था, वो था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हमने डिटेल से क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, पूरा हमने पढ़ लिया है। डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मूलाज हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, वो हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अब जो आज का अपना लेक्चर है वो होने वाला है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। मतलब समझाता हूँ, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो हम समझने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, वो हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो मेटल है, मेटल के पास कौन है, लिगेंड। लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आता है। किसको? मेटल को। तो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ये बॉन्डिंग किस टाइप से हो रही है, इसका क्या रीजन है, क्यों हो रही है, ये सब हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और इन सब को बताने के लिए अलग अलग जो साइंटिस्ट थे वो आए और उन साइंटिस्ट ने अपने थ्योरीज दी, जो थ्योरीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठ जाएं और ध्यान से लेक्चर को देखते रहें। हम सारी चीजें आपको डिटेल से बताएंगे। आपको लास्ट में मजा आएगा चैप्टर या लेक्चर को पढ़ के कि वाकई में हमने बहुत ही अच्छी बातें सीखी हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, आपको दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, वर्नर। वर्नर ने अपनी एक थ्योरी दी थी। ठीक है, अब उसमें क्या बातें बोली, क्या कहा, वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, वर्नर इज नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो वर्नर जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक के रूप में जाने जाते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि वर्नर को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक कौन है, वर्नर है। ठीक है, फिर आगे ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्नर गिव्स, वर्नर ने क्या है दिया, किसको, थ्योरी टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब है समझाने के लिए, द स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, केमिकल रिएक्टिविटी रासायनिक जो क्रियाशीलता है वो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, विद्युतीय जो चालकता है वो, एंड आइसोमेरिज्म और समायोता। तो वर्नर ने इन सब चीजों को समझाने के लिए एक थ्योरी दी। ठीक है, किस किस को, स्ट्रक्चर को बताने के लिए, केमिकल रिएक्टिविटी को बताने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता को बताने के लिए, एंड आइसोमेरिज्म समायोता को बताने के लिए। कि इन सब को बताने के लिए वर्नर ने क्या दी, एक थ्योरी दी। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो आगे कि जो पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी है, पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी यानी कि वर्नर थ्योरी की पोस्टुलेट है, अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो क्या क्या हैं, कि वर्नर ने क्या क्या बात कही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्नर थ्योरी की जो पोस्टुलेट है उनमें पहला क्या है कि ए मेटल आयन हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। तो वर्नर ने कहा कि कोई मेटल है, मेटल आयन जो है वो कितने प्रकार की वैलेंसी रखेगा, दो प्रकार की वैलेंसी रखेगा। यानी कि दो प्रकार की उसके पास क्या होंगी, संयोजकता होने वाली है। वैलेंसी का मतलब है संयोजकता है। ठीक है, तो दो प्रकार की संयोजकता रखेगा कोई भी मेटल है वो। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि वो वैलेंसीज कौन कौन सी हैं। तो एक तो आपको दिख रही है यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी, और एक होती है बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। एक तो कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, और एक कौन सी वैकेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, अब हम डिटेल से जानते हैं कि बेटा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी को हम कहते हैं प्राथमिक संयोजकता, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। तो ध्यान से देखो बेटा, इधर प्राइमरी वैलेंसी ये क्या होती है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कि द कोऑर्डिनेशन द ओएस ऑफ सीएमआई। सीएमआई की क्या चेक करनी है, ओएस चेक करनी है, और चार्ज ऑन सीएमआई। ठीक है, सीएमआई पर जो चार्ज है या सीएमआई की ओएस, ओएस का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें जो मेटल होती है, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो फाइंड करते हैं, या यूं कह सकते हैं मेटल पर जो चार्ज आएगा वही उसकी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी। तो मेटल के पास कितनी होती है, दो वैलेंसी। पहली प्राइमरी, प्राइमरी वैलेंसी किसकी इक्वल होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट की इक्वल होने वाली है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं इस चैप्टर में उनमें डिटेल से पढ़ रखा है। आप एक बार वहां जाएं, विजिट करें, अच्छे से उस लेक्चर को देखें, उसके बाद आपको ओएस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर आप यहां आकर के समझ सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है।
ठीक है। इसी के साथ हम साथ में डिफरेंस भी करते चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम और आयन। तो मेटल एटम या आयन जो होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हो जिसे हम कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ, वैसे तो हमने जो पीछे वाले लेक्चर है वहाँ डिस्कस कर लिए हैं। तो देखो, लिगेंड मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल बॉन्ड्स, ठीक है। तो लिगेंड द्वारा मेटल के साथ बनाए गए टोटल बॉन्ड्स जो हैं उनका जो नंबर है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है बेटा, तो सेकेंडरी वैलेंसी किसकी इक्वल होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होने वाली है। समझ में आई कि नहीं, यही बातें क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पहले से निकालना आता है, नहीं आता है तो लेक्चर देख ले पीछे जाकर के, फिर यहाँ पर आए, क्लियर। तो पहली बात तो प्राइमरी वैलेंसी तो ओएस हो गई, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी में दूसरा पॉइंट, क्या कि इट इज सेटिस्फाइड और न्यूट्रलाइज्ड बाई ओनली आयंस। यानी कि समझो कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो केवल या तो हम केवल आयन से क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है या न्यूट्रलाइज हो सकती है, या यूं कह सकते हैं कि आयन है वो ही प्राइमरी वैलेंसी को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहां पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्लियर है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है उसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अभी जब एग्जांपल आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो मैं साथ में आपको एग्जांपल क्लियर भी कर देता हूं कि कैसे। चलो यहां पर ध्यान से देखो आप, एक मिनट थोड़ा सा हम ये लो, चलो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर आपको दिख रहा है नीचे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में आप जरा चेक करें तो जो मेटल है CMI वो कौन है बेटा, CO। मेटल कौन है, CO। और CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो अगर हम यहां से फाइंड करें तो देखो इसको हम क्या मान लेंगे, X, इसको क्या मान लेंगे, X प्लस, बताओ NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो बताओ इसकी कितनी हो गई बेटा, 0 इंटू कितने हैं, 6 हैं, तो इंटू मैं क्या कर दूं यहाँ पे 6, क्लियर। और प्लस बताओ Cl की कितनी होती है, एक की -1, कितनी होती है, -1। और कितने हैं टोटल, बताओ टोटल कितने हैं, 3। अरे यस कि नो, और इस पर कोई चार्ज है नहीं, तो ये बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, 0। ऐसे ही निकालते हैं ओएस, कि जिसकी ओएस फाइंड करनी है उसका क्या कर लो, x अज्यूम कर लो, बाकी ओएस जो भी है उनका सम या योग किसके बराबर होगा, अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0 के, और अगर कंपाउंड पर आयन है तो उस आयन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमारे पास क्या आ गया, जो x है, क्या है बेटा, जो x है वो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया, और -1 इंटू 3, तो ये देखो -3 हो गया, -3 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, तो x बराबर यहाँ से हमें कितना मिल गया, +3। तो बताओ CO की जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, वो कितने आने वाली है, +3 आने वाली है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर हुआ। तो OS जो है या CO पर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी इसकी, +3 होगी, क्लियर हुआ। अब आप मुझे बताओ कि इस वैलेंसी को, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो एक बात बताओ, क्या OS डिसाइड करने में न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि NH3 है, इसका कोई रोल है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी OS तो क्या है, 0। तो मेटल की OS डिफाइन करने में न्यूट्रल तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, बताओ ये तो खुद क्या हो गया, 0। +3 किसकी वजह से आई है, Cl की वजह से, और Cl क्या है, माइनस, तो Cl एक आयन है, बोलो हाँ कि ना, क्लोराइड आयन होता है, Cl माइनस होता है, तो Cl आयन है, और आयन की वजह से इसकी क्या हुई है, प्राइमरी वैलेंसी या OS हुई है। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि प्राइमरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करता है वो कौन है, ओनली आयंस है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्लियर। चलो अब अगर हम साथ ही इधर देखें, किसमें, सेकेंडरी वैलेंसी में, तो सेकेंडरी वैलेंसी में ध्यान से देखो,
इट इज सेटिस्फाइड और न्यूट्रलाइज्ड बाय आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। यानी कि समझो कि ये जो सेटिस्फाई करेंगे इसको कौन कौन, या न्यूट्रलाइज करेंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, या तो आयन हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दोनों हो सकते हैं। जबकि प्राइमरी वैलेंसी में ओनली आयन सेटिस्फाई कर रहा था उसको। क्लियर है? अरे यस कि नो? जैसे कि मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है इधर, ठीक है, देखो आपके पास CO की हमें क्या निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालनी है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब CN, अरे बोलो हाँ कि ना। और CN किसकी इक्वल होती है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब आप मुझे बताओ, NH3 मोनोडेंटेट होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो बताओ कितने हैं NH3? 5। तो बताओ यहां कितने बॉन्ड बनने वाले हैं NH3 के द्वारा मेटल के साथ? 5 तो यहां बनने वाले हैं। और एक बात बताओ, यहां कौन है? Cl। एक कौन है? Cl। तो बताओ 5 तो ये और एक Cl, टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? 6। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी क्या? बोलो हाँ कि ना। अब आप मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो हुई है इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। एक तो देखो NH3 जो कि 5 बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, यानी कि ये न्यूट्रल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कि नहीं इन्वॉल्व? है। और साथ ही साथ आप यहां पर दूसरा भी देखें जरा, ये कौन है? Cl। कौन है बेटा? ये Cl है। और Cl भी क्या कर रहा है? ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो Cl भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें पार्टिसिपेट करेगा और NH3 भी कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर ही क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां से क्लियर हो गया अपने कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसके अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी और आयंस दोनों ही क्या करेंगे? उसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। अरे यस कि नो? क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया होगा। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे प्राइमरी वैलेंसी में थर्ड पॉइंट। ध्यान से देखो, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, यानी कि ये गुणों में नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब हो गया बेटा अदिशात्मक। कैसी होती है? अदिशात्मक होती है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब आप एक बात बताओ प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है? आयन से। और आयंस जो है वो किधर से भी क्या कर सकता है? अट्रैक्शन शो कर सकता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये कोई पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव के पास ये कोई नेगेटिव आ रहा है इलेक्ट्रॉन में, या यूं कह सकते हैं ये नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ जो नेगेटिव है वो किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्शन शो कर सकता है क्या? चाहे ऊपर हो, नीचे हो, लेफ्ट राइट साइड, किधर से भी अट्रैक्शन किधर से भी हो सकता है। यस कि नो? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कैसी हो सकती है? नॉन डायरेक्शनल होगी। कैसी होगी? नॉन डायरेक्शन, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि किधर से अट्रैक्शन हो रहा है किधर से नहीं हो रहा। नहीं, डायरेक्शन किधर से भी हो सकती है। आयन है, किधर से भी अट्रैक्शन शो कर सकता है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है। चलो, जबकि हम अगर बात करें किसमें? सेकेंडरी वैलेंसी में। तो सेकेंडरी वैलेंसी इट इज ओके, यहां पर डायरेक्शनल आएगा, नॉन आयोनाइजेबल नहीं, इट इज, इसको काटेंगे, डायरेक्शनल। क्या हो गया? ये होता है बेटा डायरेक्शनल। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है। ठीक है, डायरेक्शनल का मतलब है कि जो लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो नंबर है वही क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, उपसय संयोजक बंध बनाने कौन आते हैं? लिगेंड। तो हमने पढ़ा था कि लिगेंड है वो एक डायरेक्शन से आते हैं, किधर से भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आते हैं और मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और इन्हीं की वजह से कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन, समन्वय बहुफलक भी बनते थे। क्लियर है? जैसे कि अगर मान लो एक लिगेंड इधर से जुड़ गया और एक लिगेंड इधर से जुड़ जाए ऐसे, ठीक है, तो बताओ ये लीनियर हो गई, रेखीय हो गई कि नहीं हो गई? कैसी हो गई? रेखीय। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा था ट्राइगोनल भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये सब हो सकती है। तो एक डायरेक्शन में आने की वजह से, एक डायरेक्शन में आने की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, इसी वजह से सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कैसी होती है बेटा? प्रॉपर्टी में, नेचर में डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? डायरेक्शनल। क्लियर हो गया होगा। चलो अगली बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, इट इज आयोनाइजेबल।
आयोनाइजेबल का मतलब क्या है, यह आयनित होती है या आयंस में कन्वर्ट हो सकती है। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा था कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं, वो दिख रहा है, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट या राइट में जो होता है, इधर मान लो या इधर मान लो, वो आयंस में क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो बताओ यहां पर जो Cl है, Cl आयंस में क्या हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो बताओ कितने Cl बन सकते हैं, यहाँ पे 3 Cl माइनस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो बताओ Cl प्राइमरी वैलेंसी को क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। अरे यस कि नो, यस। और ये ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयंस में भी। देख लो 3 Cl माइनस, जब हम इसको वाटर में ले जाएंगे, सॉल्यूशन में ले जाएंगे, तो ये आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और 3 Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। सही बात है। तो ये आयनाइजेबल है कि नहीं है, तो ये आयनाइजेबल होती है। जबकि अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, किसकी बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी की, तो इधर ध्यान से देखो, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, यानी कि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। अब एक बात बताओ आप जरा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में, देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं, और ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। अब ध्यान से देखो, वैसे तो Cl आयन में डिसोसिएट हो सकता है, बट ये किसके अंदर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, समन्वय मंडल के अंदर है। तो अंदर वाला कभी आयंस में डिसोसिएट नहीं होने वाला। तो बताओ क्या ये अंदर वाले आयंस बनाएंगे, नहीं। तो ये जो Cl है वो किस फॉर्म में नहीं आएगा, आयंस की फॉर्म में नहीं आने वाला। बात क्लियर है, अरे समझ गए। तो ये आयंस नहीं बनाएगा। जबकि ये जो बाहर वाले Cl हैं, ये 2 Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, या 2 Cl माइनस आयनों का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। अरे यस कि नो, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात है, समझ आ रहा है। वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिटेल से मैं बताते जा रहा हूँ आपको। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। तो बेटा यहाँ प्राइमरी वैलेंसी ध्यान से देखो, जब भी हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, और जब भी फॉर्मूले के अंदर प्राइमरी वैलेंसी को हम शो करेंगे, डिनोट करेंगे, तो इसको हम किससे डिनोट करने वाले हैं, एक डैश लाइन आएगी, डैश 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 डैश, ठीक है। तो डैश लाइन जहां भी दिख जाए समझ लेना वो कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी। जबकि यहां पर आप देखो जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डार्क लाइन से डिनोट करेंगे। तो जहां भी डार्क लाइन दिख जाएगी समझेंगे कि वो कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। क्लियर है कि नहीं है। नीचे 2 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं, अरे यस कि नो, नीचे आपको 2 एग्जाम्पल दिख रहे हैं। चलो ये देखो, ये 2 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। एक तो ये रहा, कौन सा, CONH3 होल 6 Cl3, और एक है CONH3 होल 5 Cl2। अब अगर इन दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं, अगर इनकी हम स्ट्रक्चर बनाएं अकॉर्डिंग टू वर्नर के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे बन सकती है। तो ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है CO, ये CO क्या है भाई, ये CO है मेटल, क्या है, मेटल है। ये CO क्या है, मेटल है। क्लियर है। एक मिनट इसको थोड़ा सही कर देते हैं। चलो यहां पर जो आपको CO दिख रहा है, ये CO क्या है बेटा, मेटल है। बोलो हाँ कि ना, यस। अब इस मेटल से कौन बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, जरा देखो, NH3 जो स्क्वायर ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के अंदर होते हैं, वो मेटल के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, यूं भी ध्यान से देखो। तो ये कितने NH3 हैं, 6। तो 6 NH3, और ध्यान से देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो बॉन्ड बनाए जा रहे हैं बॉन्ड का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर है। और बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कौन सी लाइन से डिनोट करते हैं, ऊपर ऊपर देखा अभी, डार्क लाइन से। किससे, डार्क लाइन से हम डिनोट करते हैं। यस कि नो, क्लियर हुआ। अगर हम डार्क लाइन से डिनोट करेंगे तो ध्यान से देखो, ये देखो NH3 है, इस NH3 को डार्क लाइन से शो कर दिया मैंने CO के साथ। ऐसे ही जितने भी NH3 हैं 6 के 6, देखो ध्यान से, वो 6 के 6 NH3 यहाँ पर किससे डिनोट किए जा रहे हैं, डार्क लाइन से। किससे डिनोट किए जा रहे हैं, डार्क लाइन से। तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी वैलेंसी को किससे डिनोट कर दिया है, डार्क लाइन से डिनोट कर दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। तो आप ध्यान से देखो, प्राइमरी वैलेंसी के अंदर आपको कितने Cl दिख रहे हैं, 3, जो आयंस में डिसोसिएट होंगे, जो आयंस हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। 3 को हम क्या करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को डैश लाइन से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से देखो आप, ये जो एक Cl है, ये Cl, इसको हमने डैश 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 लाइन से डिनोट किया।
ऐसे ही यहाँ पर जो दूसरा Cl है, ये दिख रहा है आपको दूसरा Cl, इस दूसरे Cl को भी हमने किससे डिनोट किया है, डैश 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 लाइन से। ऐसे ही जो तीसरा Cl है, इस तीसरे Cl को भी हमने किससे डिनोट किया है, डैश 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 लाइन से। तो अब इनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। जैसे ये जो NH3 आ रहे हैं, इन NH3 को तो हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन किया। जबकि Cl है, देखो ये वाला जो Cl है जरूरी नहीं यहाँ से है, ये Cl इधर से भी आ सकता था, ऐसे ऐसे इधर से भी क्या हो सकता था, डैश 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 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता था। हो सकता था ये इधर से भी क्या कर सकता था, ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता था, किधर से भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता था, किधर से भी अट्रैक्शन शो कर सकता था। बात क्लियर है कि नहीं? तो प्राइमरी वैलेंसी की कोई डायरेक्शन नहीं है, सेकेंडरी वैलेंसी की। अब जरा ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल में कुछ अलग बातें हैं, वो क्या है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो ये मेटल दिख रहा है आपको CO, मेटल के साथ यहां पर ध्यान से देखो, इस बार सेकेंडरी वैलेंसी में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 5 NH3 और 1 Cl जो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में समन्वय मंडल के अंदर है, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी में इन्वॉल्व होते हैं। चलो अब ध्यान से देखो, 5 NH3 और 1 क्या है, Cl है, ठीक है। तो NH3 जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो NH3 को हम कौन सी लाइन से डिनोट करेंगे, डार्क लाइन से। तो देखो NH3 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 और NH3, इन सभी को हमने किससे डिनोट कर दिया है, डार्क लाइन से डिनोट कर दिया है। अब आप जरा ध्यान से देखो, एक जो Cl ये रह गया, कौन सा, ये Cl, ये जो Cl रह गया, ये Cl क्या करेगा, ध्यान से देखो, सेकेंडरी में भी इन्वॉल्व हो रहा है, यस कि नो भाई। इस Cl ने बॉन्ड भी बनाया मेटल के साथ कोऑर्डिनेट, तो ये सेकेंडरी में है, तो डार्क लाइन भी शो होगी। और अब ध्यान से देखो, Cl आयन है, और आयन है तो इसको प्राइमरी वैलेंसी में भी इन्वॉल्व होगा, यानी कि इसकी OS को भी क्या करेगा, बैलेंस करेगा। OS निकालना मैंने बताया था कैसे, OS निकालना है तो उसको क्या मान लो बेटा, X, फिर प्लस, बताओ NH3 की कितनी हो जाएगी, 0 इंटू कितने हैं टोटल, 6, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस, बताओ एक Cl का -1 हो गया, तो इस Cl का तो -1 हो गया, और साथ में प्लस बाकी के 2 Cl क्या हो जाएंगे, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, तो यहां पर इसको प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस ऐसे। तो ये देखो, तो अब ये माइनस, ये Cl भी क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, और 2 ये Cl, तो बताओ इसकी OS कितनी आ जाएगी, 3। तो 3 के अंदर कौन इन्वॉल्व हुआ, ये Cl भी इन्वॉल्व हुआ, तभी जाकर किसकी OS कितनी होगी, 3। तो ये जो Cl है ये दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, किसमें, PV में भी इन्वॉल्व हो रहा है, प्राइमरी में भी इन्वॉल्व हो रहा है, और SV सेकेंडरी वैलेंसी में भी इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो बताओ इसको डार्क से भी डिनोट करेंगे और डैश से भी, क्लियर है। बाकी के 2 Cl है वो सेकेंडरी वैलेंसी में इन्वॉल्व नहीं होते, प्राइमरी में होते हैं, तो उनको देखो प्रॉपर किससे डिनोट किया है, डैश लाइन से। किससे डिनोट किया है, डैश लाइन से। और देखो डैश लाइन हमने डिनोट कर रखा है कि ये डायरेक्शन लेस होती है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि जो डार्क लाइन है वो क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। यहां तक की बातें क्लियर होगी, क्लियर है। चलो अब हम आगे चल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, हम आगे चलते हैं, तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा कि इसको मिटाते हैं पहले, ओके चलो। ज्यादा गया, यहां पर देखो, आ जाओ। तो यहां पर ध्यान से देखो कि द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखो, नेचर एंड स्ट्रक्चर, नेचर एंड स्ट्रक्चर, यानी कि एक तो प्रकृति और जो संरचना है ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसकी, कॉम्प्लेक्स की, कैन डिस्क्राइब्ड बाय रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद एक्सेस ऑफ AgNO3। यूं समझो कि जो हमने बात की थी कि स्ट्रक्चर और जो नेचर है उसको डिस्क्राइब करती हैं ये थ्योरीज। तो ये जो थ्योरी है वो नेचर और जो स्ट्रक्चर उसको कैसे डिस्क्राइब करेगी, तो वर्नर ने क्या किया कि जो कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स थे उनकी जो रिएक्शन है वो कराई AgNO3 से। किससे कराई, AgNO3 से। और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का उन्होंने एक्सिस लिया, एक्सिस का मतलब है आधिक्य लिया, अधिक मात्रा में उसको लिया, और उसके साथ जो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है उसकी क्या कराई, रिएक्शन कराई। और रिएक्शन के बाद जो PPT मिले, अवक्षेप मिले,
उन अवक्षेपों पीपीटी के बेस पे उन्होंने फिर उनकी स्ट्रक्चर और नेचर को बताया, स्ट्रक्चर और नेचर को बताया। समझ गए होंगे? देखो कैसे, जैसे कि अगर हम यहां बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फर्स्ट एग्जांपल वो क्या है? COCl3.6NH3, ये कोई कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड की उन्होंने क्या की, AgNO3 के एक्सिस से, एक्सिस, ठीक है, ये लो, तो एक्सिस से उन्होंने क्या करवा दिया? रिएक्शन करा दी। जैसे ही ये AgNO3 के एक्सिस से रिएक्शन हुई है, बताओ Ag क्या होता है? प्लस, और NO3 क्या बनेगा? माइनस। तो ये AgNO3 इस कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, और यहां ध्यान से देखो कितने AgCl के पीपीटी दे रहा है? 3 मोल AgCl पीपीटी दे रहा है। कितने? 3 मोल, यानी कि इसने AgCl के कितने मोल बनाए? 3 मोल बनाए। अब आप मुझे बताओ AgCl कब बन सकता है 3? जब उसके पास कितने Cl आए? 3 Cl आए। भाई AgCl कब बन सकता है? 3 कब बन सकता है? जब Ag जो प्लस है, क्या है बेटा? Ag प्लस, ध्यान से देखो, उस Ag प्लस से क्या हो? रिएक्शन हो जाए किसकी? Cl माइनस की। बताओ कितने Ag हो 3 AgCl के लिए? 3 Ag हो, और 3 ही क्या हो? Cl हो। तब जाके ये क्या बन सकता है? बताओ 3 AgCl बन सकता है क्या? अरे यस कि नो? अब 3 Cl आने के लिए 3 Cl आयनिक फॉर्म में भी होने चाहिए। 3 Cl क्या होने चाहिए? आयनिक फॉर्म में। अब हमें पता है कि आयनिक फॉर्म में कौन होते हैं? जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर होते हैं। यानी कि यहां पर ध्यान से देखो, इसको देखो, वैसे कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया है। 3 Cl आयंस के फॉर्म में कौन से आ सकते हैं? जो इस स्क्वायर ब्रैकेट बड़े कोष्टक इसके बाहर हो, क्योंकि अंदर वाले तो आयंस में डिसोसिएट होते ही नहीं। अभी अभी हमने चेक किया ऊपर, यस कि नो? किया है? क्लियर? तो ये जो बाहर 3 Cl हैं वो किस में जाएंगे? आयंस में। तो बताओ कितने Cl बनेंगे? 3 Cl, और 3 Cl के साथ 3 Ag क्या करेगा? रिएक्ट। क्यों? क्योंकि AgNO3 में Ag का तो एक्सिस है, और आधिक्य में है तो Ag तो बहुत सारे पड़े। तो 3 Cl मिल जाए और 3 Ag मिल जाए तो बताओ क्या बन सकता है? 3 AgCl बन सकता है क्या? इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 Cl है वो तीनों के तीनों Cl कोऑर्डिनेशन एंटिटी के कहां होने चाहिए? बाहर होने चाहिए। सही बात हुई, क्योंकि बाहर वाला ही क्या करेगा? आयन बनाएगा। जैसे कि यहां दिख रहा है कि अंदर वाले आयन का फॉर्मेशन नहीं करते, ये बाहर वाले किसका फॉर्मेशन करते हैं? आयंस का। तो तीनों Cl बाहर होंगे तो 3 Cl बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे, और 3 Cl बनते ही बताओ 3 AgCl बन जाएगा। तो यहां से कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है वो वर्नर ने क्या बताया कि इस कॉम्प्लेक्स का, यानी कि जब 3 AgCl दे इस कंपाउंड से रिएक्ट करके AgNO3, तो श्योर है कि उस टाइम जो कॉम्प्लेक्स बना होगा या कॉम्प्लेक्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, क्योंकि इसी कंडीशन में 3 AgCl का क्या हो सकता है? फॉर्मेशन, क्योंकि ये 3 Cl आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और तीनों Cl 3 Ag से रिएक्ट कर जाएंगे। तो इससे उनने फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला अगर हमारे पास आ गया, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला अगर हमारे पास आ गया तो अभी अभी हमने इसकी क्या बनाई थी? स्ट्रक्चर। ये रही, ऊपर देखो जरा, ये इसी फॉर्मूले की तो स्ट्रक्चर थी, तो यहां से स्ट्रक्चर भी बन जाएगी। बोलो हाँ कि ना? चलो, अब क्या किया वर्नर ने? फिर ये कॉम्प्लेक्स लिया COCl3.5NH3, फिर से इसकी रिएक्शन किससे कराई? AgNO3 से। वही एक्सिस लिया उन्होंने। तो इस बार वर्नर को AgCl के ओनली कितने मोल मिले? 2 मोल AgCl मिला। अब यहां से क्या दिमाग आया होगा कि AgCl के 2 मोल कब बन सकते हैं? जब Ag प्लस, क्या भाई? Ag प्लस किससे रिएक्ट कर जाए? Cl माइनस से। पर 2 AgCl बनने के लिए बताओ Cl कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, और Ag भी एक्सिस में है तो Ag भी बहुत सारे होंगे, तो 2 Ag आ जाएंगे। और इनसे क्या बन जाएगा बताओ? 2 AgCl बन जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ कि ना? तो यहां से क्या बन जाएंगे? 2 AgCl बन जाएंगे। तो 2 AgCl बनने के लिए हमारे दिमाग में एक बात आ गई, क्या? कि 2 Cl माइनस बनने चाहिए। और Cl माइनस यानी कि आयंस वो ही बन सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के कहां हो? बाहर। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर कितने Cl होने चाहिए बेटा? 2 होने चाहिए। तो आप जरा नीचे फॉर्मूला देखो जो बना रखा है, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या
CO NH3 होल 5, 5 NH3 अंदर आ गए और एक Cl आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। 6 के 6 बॉन्ड बनेंगे NH3 द्वारा, बट यहाँ 5 ही बॉन्ड बन रहे हैं NH3 के, जबकि एक बॉन्ड कौन बनाएगा, Cl। तो बताओ 2 Cl कहाँ रह गए, बाहर। अरे यस कि नो, ये जो 2 Cl हैं, ये 2 Cl किस में जा सकते हैं, आयंस में। और बताओ ये कितने Cl माइनस बना सकते हैं, 2 Cl माइनस बना सकते हैं। और 2 Cl माइनस बन गए तो हमें पता है कि AgCl कितने बन सकते हैं, 2 मोल। बोलो हाँ कि ना। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई, क्या, कि जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनेगा इस कंडीशन में, जब AgCl के कितने मोल बन जाए, 2, तो बताओ उस कंडीशन में जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये। और इस फॉर्मूले की स्ट्रक्चर देखो ये रही, जो अभी अभी हमने ऊपर समझी है, ये इसी फॉर्मूले की क्या थी, स्ट्रक्चर। तो अगर फॉर्मूला आ गया तो स्ट्रक्चर आना इजी है, सिंपल है। बोलो यस कि नो, अरे बेटा हाँ कि ना। यहां तक की चीजें क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। अब आगे देखो जरा, अब तीसरा एग्जांपल देखो। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल ध्यान से देखो, तीसरा एग्जांपल क्या है, यहां पर ध्यान से देखो। तीसरा एग्जांपल कि हमने लिया है COCl3.4H2 और इसकी रिएक्शन फिर से हमने AgNO3 के एक्सिस से करा दी, बट इस कंडीशन में AgCl का ओनली कितना मोल मिला हमें, 1 मोल। अब एक बात बताओ, 1 मोल AgCl कब मिल सकता है, 1 मोल AgCl तभी मिल सकता है जब 1 Ag प्लस, क्या बेटा, 1 Ag+ जब रिएक्ट कर जाए किससे, 1 Cl माइनस से। बोलो सही है। तो बताओ ये कितना AgCl बनाएगा, ओनली 1 AgCl बनाएगा क्या, 1 AgCl बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को ओनली Cl माइनस कितना चाहिए, 1। भाई 1 AgCl बनने के लिए हमें Cl कितना चाहिए, 1 चाहिए। और 1 Cl कब हो सकता है आयंस की फॉर्म में, जब 1 Cl कोऑर्डिनेशन एंटिटी के कहाँ हो, बाहर हो, तभी 1 Cl आयन बन सकता है। 2 होते तो 2 बनते, 3 होते तो 3 आयन बनते Cl, बट यहां कितना मिला AgCl, 1, मतलब एक ही आयन कहां है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर। तो यहां पर जरा इसको ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ध्यान से देखो, CO मेटल के साथ कितने H2O, सॉरी यहां H2O की जगह हम ही कर रहे हैं NH3, NH3। चलो कितने NH3 हैं, 4 NH3 हैं। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए CO के साथ कितने NH3 जुड़ गए, 4 NH3 जुड़ गए। क्लियर है। अब बताओ 4 बॉन्ड बन गए, 6 बनने हैं तो 2 Cl आ गए अंदर। देखो अंदर वाले आयंस में जाते नहीं है, तो ओनली 1 Cl कहां रहा, बाहर। तो क्या यही आयन का फॉर्मेशन करेगा क्या, तो बताओ यहां जब इसको हम वाटर में डिसोल्व करेंगे या सॉल्यूशन में ले जाएंगे, तो बताओ ये कितने Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा, 1। और 1 Cl माइनस आयन अगर मिले तो Ag 1 Cl के साथ ही रिएक्ट करेगा, और Ag अगर 1 Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो बताओ वहां पर कितना AgCl का फॉर्मेशन होगा, 1 मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो बताओ इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है, जब 1 मोल AgCl बन रहा हो तो इस कंडीशन में इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बोलो ये होना चाहिए क्या। अरे यस कि नो, बात क्लियर है। यहां तक की बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई। तो यहां से देखो वर्नर ने क्या किया, AgNO3 के एक्सिस में क्या किया है, रिएक्ट करवाया है किसी कंपाउंड को, और जो पीपीटी मिले हैं AgCl के, जो पीपीटी मिले हैं उनके मोल्स के बेस पे उन्होंने क्या किया, फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूले से ही उन्होंने क्या बनाई, स्ट्रक्चर बना दी। क्लियर है। तो देखो एक तो फॉर्मूला आ गया और एक स्ट्रक्चर आ गई, 2 चीजें तो हमने फाइंड कर ली। अब तीसरी चीज ध्यान से देखो, हमने पढ़ी थी कि वर्नर की जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को भी डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को। तो अब ध्यान से देखो यहां पर कि वर्नर ने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन की। तो सुनो, द कॉम्प्लेक्स विच गिव्स मोर आयंस, मोर आयंस का मतलब है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो ज्यादा आयंस देते हैं, कहां, इन सॉल्यूशन में, यानी कि जब उनका विलयन बनाएंगे, यानी कि उनको जब पानी में हम अगर डाल देंगे या किसी और सॉल्वेंट विलायक में हम डाल देंगे, तो वो क्या करेंगे, आयंस देंगे, और उन आयंस के बेस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो द कॉम्प्लेक्स विच गिव मोर आयन, कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो ज्यादा आयन देते हैं किसमें, सॉल्यूशन में,
दीज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑल्सो हाई, उनकी विद्युत चालकता क्या होती है, उच्च होती है, यानी कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात बताओ, विद्युत चालकता का मतलब क्या हुआ, विद्युत का चालन हो गया। और विद्युत का चालन कैसे हो सकता है, या तो देखो आयंस का फ्लो हो, आयंस का प्रवाह हो, या दूसरा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो। यहां पर ध्यान से देखो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहां पर कौन है, आयंस है, Cl माइनस वगैरह। तो आयंस का यहां क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है। तो एक बात बताओ, जितने ज्यादा आयंस होंगे, आप जरा दिमाग लगाओ, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे, उतनी ज्यादा विद्युत का चालन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप खुद दिमाग लगाओ यहां कि जितने ज्यादा आयंस होंगे विद्युत चालकता उतनी ही क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। बोलो यस कि नो, समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर 3 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी और एग्जाम्पल सी। इन तीनों को बड़े ध्यान से देखो। देखो एग्जाम्पल ए को जब हम कहां लेके जा रहे हैं, सॉल्यूशन में, जब हम कहां लेके जा रहे हैं, सॉल्यूशन में। चलो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो ज्यादा हो गया, ये देखो। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जब हम क्या इनको कहां लेके जा रहे हैं, सॉल्यूशन में लेके जा रहे हैं। इसको भी हम कहां लेके जा रहे हैं, सॉल्यूशन में लेके जा रहे हैं, और इसको भी हम कहां लेके जा रहे हैं, सॉल्यूशन में लेके जा रहे हैं। जब हम इनको सॉल्यूशन में लेके जाते हैं तो आप ध्यान से देखो, ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं, आयंस में डिसोसिएट होंगे। बताओ आयंस में कौन डिसोसिएट होता है, आयनाइजेशन एंटिटी, यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल कहां होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि जो बड़ा ब्रैकेट आपको दिख रहा है उसके या तो लेफ्ट या राइट, दाएं या बाएं साइड में होता है। तो आप मुझे बताओ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये बड़े वाला, क्या इसके अंदर वाले आयंस में जाएंगे, नहीं। तो इसके बाहर या तो इधर होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, या इधर लेफ्ट साइड में होना चाहिए। वो क्या करेगा, आयंस बनाएगा। अब यहां कौन है, Cl, कितने हैं, 3। तो क्या ये 3 Cl माइनस देगा, बिल्कुल देगा। और एक बात बताओ, अगर 3 Cl माइनस अलग होंगे तो क्या इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, समन्वय मंडल पर प्लस का 3 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। भाई बाहर 3 माइनस हैं तो इस पर प्लस 3 आएगा। तो बताओ टोटल आयंस कितने बन गए, तो 3 तो Cl बन गया, 1 ये पूरा बन गया, तो टोटल आयन कितने बन गए बेटा, 4। तो बताओ ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो सॉल्यूशन में कितने आयन देगा, टोटल 4 आयन देने वाला है। बोलो हाँ कि ना, क्लियर। अब ऐसे ही हम दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। तो दूसरे वाला अगर इसको सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो बताओ 2 Cl माइनस देगा। तो देखो 2 तो Cl माइनस दे दिए। अगर बाहर 2 माइनस है तो बताओ कॉम्प्लेक्स पर कितना आएगा, 2 प्लस। अंदर वाला आयंस में जाएगा नहीं, ये Cl आयन में जाएगा नहीं, क्लियर है। तो टोटल आयंस कितने देगा, ये 3। तो यहां टोटल आयन कितने हो गए, इसके 3 हो गए, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, इसको देखो एग्जाम्पल नंबर सी। अगर हम इसकी बात करें तो बताओ 1 Cl कहां है, बाहर है। तो यानी कि ये Cl माइनस 1 ही बनाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाले आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ये जो 2 Cl है, ये 2 Cl आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। तो बताओ 1 Cl माइनस बाहर है, तो इस कॉम्प्लेक्स पर क्या आने वाला है, 1 प्लस। क्या आने वाला है, 1 प्लस। तो बताओ यहां टोटल आयन कितने बनने वाले हैं भाई, 2। अरे बोलो हाँ कि ना, क्लियर। अब ध्यान से देखो, हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी है अभी कि जो ज्यादा आयन देता है, मोर आयन देता है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी क्या होगी, मोर, यानी कि उसकी विद्युत चालकता भी ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर हम इन तीनों की, इस कॉम्प्लेक्स ए की, इस कॉम्प्लेक्स बी की और इस कॉम्प्लेक्स सी की, अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का ऑर्डर चेक करें, किसका, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का क्या चेक करें, ऑर्डर, तो बताओ जो ज्यादा आयन देगा उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें ए, तो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो टोटल कितने आयन दे रहा है, 4। फिर उससे कम किसकी होगी, बी की, क्योंकि वो कितने आयन दे रहा है, 3। और सबसे कम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इनमें किनकी होगी, सी की, क्योंकि वो कितने आयन दे रहा है, 2। क्लियर है। तो ये बातें हो गई किसकी बताओ, वर्नर थ्योरी की। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं आगे वर्नर थ्योरी की जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में आप ध्यान से देखो, लिमिटेशंस क्या क्या होने वाली है इसकी। तो देखो पहली लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन का मतलब है सीमाएं, कमियां कह सकते हैं कि वर्नर थ्योरी की कमियां क्या थी। तो पहली कमी क्या है कि वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पसेस द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि इसका मतलब यह है कि केवल कुछ एलिमेंट्स ही हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का गुण रखते हैं।
या उपसेस हैं जो यौगिक बनाने का गुण रखते हैं, बाकी और क्यों नहीं रखते? जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है मोस्टली, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं कुछ को छोड़ के, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते। तो ये थ्योरी ये डिफाइन नहीं कर पाई कि ये एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना रहे, इसका रीजन नहीं दे पाया। तो वर्नर को जब ये पूछा गया कि कुछ एलिमेंट ही क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। तो ये उसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई एक। फिर जो अगली लिमिटेशन है वो क्या है बेटा, वो है व्हाई द बॉन्ड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो, वर्नर ने ये तो कह दिया, देखो वर्नर ने ये तो कह दिया कि जब लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाने आएगा तो एक डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बट उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये इसी डायरेक्शन में क्यों आ रहा है, ये किसी भी डायरेक्शन से क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा, केवल पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों कर रहा है। तो वर्नर इस स्टेटमेंट को भी नहीं समझा पाया। तो बात समझ में आ गई कि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आ क्यों रही हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर तीसरा जो कमी थी वो क्या थी, व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। देखो कुछ कंपाउंड हम जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कंपाउंड हैं वो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और कुछ कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। बट जब वर्नर से ये पूछा गया कि ये कंपाउंड अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक क्यों है और दूसरा कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय क्यों है, तो इस चीज का भी जो वर्नर है वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। बात समझ में आ गई। चलो अगला लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो कमी में है, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कलर प्रॉपर्टी। देखो कुछ कोऑर्डिनेशन, क्या बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जो कलर शो करते हैं, जैसे बैंगनी कलर, रेड, और भी कई सारे ब्लू कलर, ठीक है। जैसे CuSO4.5S2 ये ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का, जिसे नीला तोता भी कहते हैं, क्लियर। अब ये नीले कलर का है, ब्लू कलर का है, तो ये कलर क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है। जब वर्नर से ये पूछा गया तो वर्नर इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। बात समझ में आ गई। तो ये लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी क्या हो चुके हैं बेटा, कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में हम एक पॉइंट जो और है आगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो है कौन सा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कौन सा बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये KIM का मतलब क्या है, KIM का मतलब है कीप इन माइंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे जेई हुआ, नीट हुआ, और भी कई सारी एग्जाम्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इसको हम कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि EAN कॉन्सेप्ट गिव्स बाय सिडविक टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी की कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए जो सिडविक साइंटिस्ट था उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक रूल दिया, वो था EAN रूल, EAN कॉन्सेप्ट। किसके लिए दिया था, स्टेबिलिटी को समझाने के लिए। हालांकि हम बात करेंगे कि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, ठीक है। इससे स्टेबिलिटी है वो क्लियरली हम बता नहीं सकते, कुछ कंपाउंड में हो सकता है, बाकी गलत होते हैं क्वेश्चन, इसलिए ये बाद में इफेक्टिव नहीं रहा। आगे देखो क्या कहता है, इफ EAN का मतलब जानते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। इफ EAN इज इक्वल और नियरली इक्वल टू एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट हायर नोबल गैस ऑफ सेम पीरियड देन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो कि इफ यदि EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल, या तो बराबर हो या नियरली इक्वल यानी कि लगभग बराबर हो, टू एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट हायर नोबल गैस, यानी कि उसी आवर्त की, सेम पीरियड, उसी आवर्त की नजदीकी अक्रिय गैस के एटॉमिक नंबर के क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। कौन, EAN, ठीक है। अगर EAN क्या हो जाए, सेम पीरियड की इनर्ट गैस, अक्रिय गैस के एटॉमिक नंबर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या नियरली क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन
देन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अभी मैं एग्जांपल नीचे ले रहा हूं और आपको मैं समझाता हूं कि कैसे। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं इस कॉन्सेप्ट को, क्या कह रहा है कि अगर मान लो किसी सीएमआई के लिए ईएन हम किसके लिए निकालेंगे, सीएमआई के लिए। अगर मान लो किसी सीएमआई का जो ईएन है, इफेक्टिव एटॉमिक जो नंबर है, वो उस जो सीएमआई है उसी सीएमआई के पीरियड में जो आगे वाली उसी पीरियड की जो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, उस अक्रिय गैस के, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के या तो बराबर हो जाए या अगर लगभग बराबर हो जाए तो वो वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। वो वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर आपको ईएन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, ईएन। अगर मान लो कि मेनली ये होता है कि सर हम ईएन निकाल कैसे सकते हैं, तो ईएन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है ईएन, हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो जेड। जेड यहां पर आपको दिख रहा होगा, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सीएमआई, यानी कि सीएमआई जो भी आप कॉम्प्लेक्स में है उसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। फिर आगे आपको दिख रहा है ओएस, तो जेड में से माइनस करना है किसको, ओएस को। ओएस क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएमआई, सीएमआई की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आप निकाल सकते हो, मैंने समझा दिया है। तो ओएस सीएमआई की ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस 2 मतलब 2 है, इनटू सीएन। सीएन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमआई, तो सीएमआई का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, जेड, ओएस और सीएन। इन तीन चीजों से आप ईएन निकाल सकते हो। देखो जैसे एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। पहला जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, तो यहां पर ध्यान से देखो, पहला एग्जांपल आपको क्या दिख रहा है, ये रहा K4FeCN6, और दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या है, CrNH3 6Cl3 दिख रहा है। चलो सबसे पहले हम इसकी OS निकालते हैं। क्या निकालते हैं, OS। अब देखो OS के लिए हम क्या करेंगे, सभी जो OS हैं उनका सम करेंगे। अगर न्यूट्रल है तो 0 के इक्वल करेंगे सम को, और अगर आयन है तो उस चार्ज के इक्वल करेंगे जो उस पे है। तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, K4 के पोटेशियम होता है, पोटेशियम की प्लस के 1 होती है, और कितने हैं ये, इंटू 4, तो प्लस के 1 इंटू 4, प्लस Fe की क्या हो जाएगी, x, प्लस Cn की क्या हो जाएगी, -1 इंटू 6, -1 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहां से अगर मेरे को x निकालना है तो बताओ, ये माइनस के 6 हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली यहां से x इक्वल्स टू हमें कितना मिलने वाला है, प्लस का 2। कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप, ठीक है। तो OS हमें कितनी मिल गई, प्लस के 2। अब देखो En निकालना है। En के लिए क्या करना है, Z। तो देखो Fe जो है आप सब जानते हो, Fe क्या है, आयरन, और इसका जो Z है वो कितना होता है बेटा, 26। इसका जो Z होता है वो कितना होता है, 26 एटॉमिक नंबर। तो ये आ गया 26, माइनस OS कितनी है इसकी, 2, तो 2 प्लस 2 फॉर्मूले में है, इनटू Cn कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लिगेंड ने मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाए, तो बताओ आप, यहाँ 6 Cn है, और Cn क्या होता है, मोनोडेंटेट, एक दंतुक लिगेंड। तो बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे, 6। तो देखो हमने इस कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी कर दी, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ 6 इंटू 2 12, और 26 में से 2 गए तो 24। जब इनको सम किया तो कितना आ गया, 36। क्लियर। तो En कितना आया बेटा, En कितना आया Fe का, 36। बताओ ये 36 Fe कौन से पीरियड का है, मुझे बताओ Fe कौन से पीरियड का है, Fe है 4th पीरियड का। बोलो यस कि नो, अरे यस कि नो। और 4th पीरियड की जो इनर्ट गैस है वो कौन सी है बताओ, अरे बोलो, क्रिप्टॉन। कौन सी है, क्रिप्टॉन। यस। तो सेम पीरियड की, उसी पीरियड की नियरेस्ट हायर, हायर मतलब आगे वाली इनर्ट गैस कौन सी आई, क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना आया बेटा, 36 होता है। कितना होता है, 36। तो क्या मेटल का En भी 36 है, बिल्कुल है, यानी कि इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ गया। अच्छी बात है। अब मैं अगर दूसरा एग्जांपल देखूं, तो यहां पर दूसरा एग्जांपल देखो। सबसे पहले हम Cr का जो एटॉमिक नंबर है वो पता होना चाहिए। Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 24 होता है। और यहां अगर हम इसकी OS निकालेंगे तो देखो, फॉर्मूला x मान के निकालेंगे तो OS कितनी आएगी, प्लस के 3। तो En के कॉन्सेप्ट में रखो, क्या Z 24 माइनस OS कितनी हो गई, 3,
प्लस 2 इंटू CN। CN यहां भी अभी कितनी है 6, क्यों? क्योंकि NH3 क्या है मोनोडेंटिक, और एक CN एक NH3 एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कितने आपके पास NH3 है 6, तो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे 6। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई 6 हो गई। अरे क्लियर हुआ? तो इसको देखो ध्यान से, 24 में से 3 गए तो 21 और 6 इंटू 2 12। जब हमने इनको सम किया तो हमारे पास कितना आया 33। कितना आया 33। अब एक बात बताओ, यहां पर आप मुझे बताओ क्रोमियम, क्रोमियम भी कौन से पीरियड का है? 4th पीरियड का है क्या? चलो 4th पीरियड का है, और 4th पीरियड में इनर्ट गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन का जेड कितना होता है बेटा 36। बोलो हाँ कि ना? तो क्रिप्टॉन का जेड कितना होता है 36। यस। तो क्या EAN चेक करें इसका, किसका? क्रोमियम का EAN कितना आया 33। क्या क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल है? नहीं। क्या नियर इक्वल है? हाँ, लगभग पास है। तो अब एक बात बताओ, जिसका EAN इनर्ट गैस के इक्वल हो जाएगा वो मोर स्टेबल। इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के क्या हो जाएगा इक्वल, वो मोर स्टेबल होता है। हमने इसमें यही पढ़ा है, यहां पर ध्यान से देखो, ये रहा ये, इफ EAN इज इक्वल और नियरली इक्वल, कि यदि EAN का मान बराबर हो या लगभग बराबर हो किसके? उसी आवर्त की नजदीकी किसके? अक्रिय गैस के। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इज मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्थायी होता है। तो बताओ ये तो इक्वल है, ये नियरली इक्वल है, तो इक्वल वाला मोर स्टेबल होगा और नियरली इक्वल वाला लेस स्टेबल होगा। तो यहां से अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करें ये, तो यहां से स्टेबिलिटी का ऑर्डर कितना आएगा बेटा 1 ग्रेटर होगा किससे? 2 से। यानी कि पहला जो कंपाउंड है या पहला जो एग्जांपल है उसकी स्टेबिलिटी दूसरे एग्जांपल से क्या होने वाली है? ज्यादा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तो ऐसे हम स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, बट ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये मेथड ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। स्टेबिलिटी को हम CFSE से डिफाइन करते हैं, जो कि आगे आएगा, जो आगे पढ़ेंगे हम। तो यहां तक ये अपने एक जो थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। कौन सी? वर्नर थ्योरी। और वर्नर थ्योरी की जितनी भी बातें थी वो हमने यहाँ खत्म कर ली है। और एक जो पॉइंट था स्पेशल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसको भी हमने बता दिया है। बाकी के इसके क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। और अगले ही लेक्चर में अगला जो अपना थ्योरी है, ठीक है, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको भी हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और यहीं हम समाप्त करेंगे। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। और लेक्चर्स आप देखते रहें, और नए नए चीज़ें या नए नए मेथड्स हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बस आप पढ़ते रहें और सपोर्ट करते रहें। लेक्चर्स देखें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों को बताएं। समझ गए? ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर बच्चों।